सेक्टर के टॉप कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं जिनसे हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। रामकृष्ण फोर्जिंग 1981 में शुरू हुई ये कंपनी ऑटोमोबाइल, रेलवे वैगन और अन्य कई सेक्टर के लिए फोर्जिंग कंपोनेंट्स बनाती है। कंपनी के ग्राहकों की लिस्ट में सारे बड़े नाम आप इमेजिन कर सकते हैं। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स, डेमलर। तो ये बड़े नाम यहाँ शामिल है। वहीं विदेश में वोल्वो, मैक ट्रक्स, इविको, फोर्ड के प्रोडक्ट्स को भी ये सप्लाई करती है। डोमेस्टिक डिमांड, एक्सपोर्ट्स मार्केट किस तरह से लग रहा है, ऑर्डर बुक क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्पेस में जो एक एक्साइटमेंट है उसकी वजह से कंपनी के क्या प्लान्स है, आउटलुक क्या है। चलते हैं सीधे, मेरे साथ कंपनी के एमडी नरेश जलान शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर जलान, गुड आफ्टरनून। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। क्योंकि हम सेक्टर आउटलुक 2023 की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या जो हमने 2022 में देखा वही मोमेंटम कंटिन्यू होगा या उससे बेहतर 2023 साबित हो सकता है सर? गुड आफ्टरनून स्वाति जी। अ, हम लोगों को अभी ये लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर, अभी तो जस्ट डिमांड अपटिक स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट ईयर डिमांड बहुत अच्छा रहना चाहिए। एंड बोथ एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रैक्शन है मार्केट में। तो इसलिए भी हम लोग अनुमान यही लगा रहे हैं कि 2023 अच्छा साल रहना चाहिए ऑटो एंसिलरी के लिए। ओके, अच्छा साल रहेगा, डिमांड अच्छी लग रही है। बट सर, अगर मैं आपसे पूछूं, इसको क्वांटिफाई अगर आप कर पाए, किस तरीके का डिमांड है, कौन से सेगमेंट में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है, कहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा आप बेट करेंगे, थोड़ा सा हमें विस्तार में बताएंगे? नहीं, बोथ पैसेंजर व्हीकल्स में और कमर्शियल व्हीकल दोनों में डिमांड अच्छी है। कमर्शियल व्हीकल में स्पेसिफिकली विद जो स्क्रैपेज पॉलिसी अभी अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, मार्च लास्ट है, तो हम लोगों को लग रहा है कमर्शियल व्हीकल में डिमांड बहुत अच्छी रहेगी, बोथ इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट में। ओके, तो सीवी अच्छी ग्रोथ ड्राइव करेगी एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक मार्केट में। ऑफ कोर्स हमने आपका अभी ऑफ लेट रेवेन्यू जो देखा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही थी हेविली। क्या यही आगे ट्रेंड्स रहेंगे? डोमेस्टिक मार्केट को लेकर क्या आउटलुक है पर्टिकुलरली, देन वील टॉक अबाउट एक्सपोर्ट सर। डोमेस्टिक मार्केट अभी लास्ट 3 क्वार्टर से हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया विजा विज द ग्रोथ इन द इंडस्ट्री। एंड हम जी। लोग को लग रहा है विथ गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो जो डिमांड इंडस्ट्री की ग्रोथ रहेगी उससे हम लोग बेटर परफॉर्म करेंगे। हम लोगों ने लास्ट पिछले 2 सालों में काफी काम किया है कंटेंट इम्प्रूवमेंट में, इन टर्म्स ऑफ पर व्हीकल कंट्रीब्यूशन। तो उसी हिसाब से हम लोगों को लग रहा है नेक्स्ट 1 साल 2023 में हम लोग इसका बहुत बड़े रूप में फायदा ले सकेंगे, और डिमांड जैसे ग्रो करेगी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में तो हम लोग का परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ से परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता है, क्योंकि डिमांड आपको लग रहा है यहाँ पे स्ट्रांग रह रही है और ग्रो भी करेगी। बट सर, एक्सपोर्ट मार्केट्स वहाँ पर रेवेन्यू थोड़े से वीक थे। क्या असेसमेंट है सर, रेवेन्यू आउटलुक स्पेशली यूएस और यूरोपियन मार्केट्स? क्योंकि एक तरह से अनसर्टेनिटी हम देख रहे हैं विद रिगार्ड्स टू बिजनेस देयर, तो उसकी वजह से आपके बिजनेस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? इस वक्त रेवेन्यूज वहाँ से कितने आते हैं और क्या अनुमान लगा रहे हैं फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर सर? नहीं, अभी पहले से बहुत बेहतर हो चुका है डिमांड ऑलरेडी। ये जो क्वार्टर अभी चल रहा है, हम लोग डिमांड मच बेटर देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस क्वार्टर। और हम लोग को जो प्रोजेक्शंस अपने कस्टमर्स से मिल रहे हैं वो काफी अच्छे मिल रहे हैं इन टर्म्स यूएस को लेके। तो नॉर्थ अमेरिका विल कंटिन्यू टू डू वेल इन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। और यूरोप में हम लोग काफी ये एनर्जी प्राइसेस वगैरह को लेके देख रहे हैं कि काफी चेंजेस हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लोकल डिमांड वर्सेस इंपोर्ट्स। तो हम लोग को लग रहा है जो इंपोर्ट की मात्रा बढ़ेगी वहां पर, तो उससे हम लोग को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ओके, श्योर। तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप देख रहे हैं, एनर्जी डिमांड्स जो चेंज हो रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री देख रही है, वहां पर आप पार्टिसिपेट करेंगे जैसा आप बता रहे हैं। तो सर, क्या उम्मीद रखें, कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट मार्केट से अगले साल के लिए? करीबन हम लोग इस साल के बिनिस्बत नेक्स्ट ईयर कम से कम 15 से 20% ग्रो करेंगे एक्सपोर्ट मार्केट में। ओके, तो ईयर और ईयर आप 15% एक्सपोर्ट मार्केट में ग्रो करने की बात करें। इस वक्त ऑर्डर बुक सर कैसी दिख रही है अगले 3 महीनों की? अगर हम मार्च तक की बात करें, अहेड ऑफ क्लास 8 ट्रक्स ऑर्डर, क्या आउटलुक है सर? नहीं, हम लोग इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक हम लोग को कोई माने क्वांटम के हिसाब से नहीं मिलता, बट जो शेड्यूल्स कस्टमर से आ रहे हैं उसके जी। हिसाब से हम लोग को लग रहा है कि आते हुए क्वार्टर में भी हम लोग का सेल्स रेवेन्यूज अच्छे रहेंगे।
एंड हम ओके, लोग कंटिन्यू टू ग्रोथ पाथ पे ही रहेंगे। ओके। मार्जिन्स पर क्या लग रहा है सर? मार्जिन्स किस तरीके के आगे इम्प्रूवमेंट की आप कोशिश करेंगे? और जिस तरह से रॉ मटेरियल प्राइसेस की एक कंसर्न थी, अब जाके वो जो कूल ऑफ हुआ है, उसका बेनिफिट हम देखेंगे, तो मार्जिन्स एक्सपैंड होंगी क्या अगले साल? क्या आउटलुक है सर? नहीं, मार्जिन्स हम लोगों ने पिछले 5 क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने 22% करीबन मार्जिन सस्टेन किया है। और हम लोग हाँ, को आगे क्वार्टर में भी लग रहा है विद रॉ मटेरियल प्राइसेस और ये सब जो कूल ऑफ हो रहे हैं तो इससे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बट हम लोग अभी यही सोच के चल रहे हैं कि वी विल बी एबल टू सस्टेन द मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो आप सस्टेन करेंगे 22% के मार्जिन्स जो अभी तक आपने अचीव किए, वही आगे भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो रहेंगे। सर, ऑटो डिवीज़न क्योंकि आपके बिज़नेस को ऑलमोस्ट 80% कंट्रीब्यूट करता है, क्या आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा डिपेंडेंस है इस सेक्टर पे? और बिकॉज़ ऑटो इंडस्ट्री एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है, बहुत सारे नए बिज़नेसेस पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, तो क्या आप थोड़ा रीजिग करेंगे, डाइवर्सिफ़ाई करेंगे टू रिड्यूस द ओवर डिपेंडेंस ऑन ऑटो? नहीं, ऑटोमोटिव पे डिपेंडेंस रिड्यूस तो हम लोग का हो ही नहीं सकता बिकॉज हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल सेगमेंट्स ऑटो के हम लोग केटर कर रहे हैं। बट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यस, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के तहत ऑलरेडी अपनी योजना के तहत हम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट किया है। करीबन 10 दिन पहले हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया है। एंड उसमें हम लोगों ने 51% स्टेक लेने के लिए आगे हम लोग बढ़े हैं। तो उससे हम लोग अब क्या है, मोटर कंट्रोलर्स और उसके डिफरेंशियल पूरी तरह से बना के टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर मार्केट पे विद इन 2 साल में हम लोग का टारगेट है 100 करोड़ रुपए करीबन उसमें इन्वेस्ट करके ईवी में बहुत बड़ा स्कोप एक क्रिएट करने के लिए आरपीएफएल के लिए। ओके, हाँ, मैं इसी पे आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाह रही थी ईवी में, क्योंकि आपने अभी हाल ही में कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट्स भी किए जिसकी आपने चर्चा की। बट आगे सर किस तरीके का पाइपलाइन रखेंगे? कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप रेडी है? तो फर्स्ट चंक आपने बताया, प्रोग्रेसिवली कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं ईवी बिजनेस से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? आपका रेवेन्यू कितना डिपेंड होगा ईवी बिजनेस पर? क्या टारगेट्स है अगर हम विजन की बात करें फॉर द कंपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी में? ओवरऑल स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग के टारगेट में है नेक्स्ट 5 साल में हम लोग का जी, कम से कम 500 से 600 करोड़ का टॉप लाइन ईवी से आना चाहिए। उसके तहत ओके। में हम लोगों ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान भी रखा है इसमें। एंड 5x टॉप लाइन हम लोग को 5 साल में अचीव करना है वहां से। ओके, तो ईवी ऑब्वियसली एक बड़ा एरिया है फोकस के लिए, और आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं। सर, अपॉर्च्युनिटीज़ तो बहुत है मार्केट में, बहुत सारे आपने जैसे बताया अभी आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। कोई और एक्विजिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं कुछ बड़े एम&एज़ इस स्पेस में या फोर्जिंग के स्पेस में? एम&ए को लेकर क्या आपके व्यूज़ है फॉर नेक्स्ट ईयर? नहीं, एमएनए एज अ कंपनी हम लोग हर समय ही ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं। अभी जी, फिलहाल कुछ पाइपलाइन में है नहीं, बट अगर पाइपलाइन में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी तो वी आर ऑलवेज देयर टू लुक एट दोज अपॉर्चुनिटीज। ओके। डेफ़िनेटली ये कहा कि डिमांड स्ट्रॉन्ग है, आपको साल अच्छा लग रहा है, अगला साल भी ऑप्टिमिस्टिक है जिस तरह से आपको इस वक़्त क्यूज़ दिख रहे हैं। बट चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर कहाँ पर रेड फ्लैग्स हैं जिनसे आप कॉशियस हो रहे हैं? क्या एरियाज़ हैं जहाँ पर आपकी नज़र रहेगी जिससे जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो जाए? तो इन टर्म्स ऑफ दोज़ चैलेंजेस क्या देखते हैं सर? क्या दिक्कत आ सकती है? मेजर चैलेंज अक्रॉस द वर्ल्ड इज लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। अगर यहाँ से और फर्दर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, लिक्विडिटी स्क्वीज इन हुआ, तो देन देयर विल बी चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ डिमांड। अदरवाइज हम लोग को और कोई चैलेंज लग नहीं रहा अभी। ओके। और डोमेस्टिक डिमांड में सर अभी तक कोई दिक्कत आपको दिखी इन टर्म्स ऑफ क्योंकि हमने भी थोड़े से इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर बढ़ाए हैं, आगे भी वॉलेटाइल ही है अभी सिचुएशन, तो डिमांड पर कुछ असर आपको महीने दर महीने में कोई फर्क दिखा है अभी तक? और आप कितने कॉशियस है आगे ये साल के लिए, क्योंकि थोड़े से कोरोना कंसर्न्स भी अब बढ़ रहे हैं, वॉलेटाइल है सिचुएशन इन मेनी वेज, तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर्ड हैं? अभी तक तो डिमांड में ब्याज दर जितने भी इंडिया में बढ़ी है उसके तहत में वी आर नॉट सीइंग एनी डिमांड डिस्ट्रक्शन येट। बट अब आगे क्या होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल। वी आर वेरी कॉशियस ऑन द मार्केट and we are working on every quarter on quarter basis in terms of how we look, how we have the outlook on the market.
पर सर ओईएम्स के बारे में और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूँगी, जो सेमीकंडक्टर की इश्यू है, वो अभी तक पूरी तरह से इट्स नॉट आउट द वे। एटलीस्ट ये तो ओईएम्स हमसे अभी कहते हैं। ऑर्डर बुक भी उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है बिकॉज़ डिमांड है बट सप्लाई नहीं कर पा रहे। उसका कितना चैलेंज आपके बिज़नेस पर आप देखते हैं? और कंपोनेंट शॉर्टेज या सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक एक्चुअल कंसर्न उभर कर आया है पिछले कुछ महीने में या रादर 1 साल, 1.5 साल से। तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे आप? नहीं, आई थिंक ओईएम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये सेमीकंडक्टर इशू है, ये करीबन सॉर्ट आउट हो चुका है अक्रॉस। अगर डोमेस्टिक इंडिया में अपने हम लोग देखें तो ये अभी बड़ा इशू है ही नहीं, और ओवरऑल ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी आई थिंक इट इज प्रॉब्ली सॉल्व्ड। बट इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चैलेंजेस, हाँ, अभी भी क्या है कि बिकॉज कोविड कंसर्न्स को लेके या कोविड के दौरान बहुत सारे एंसिलरीज का काम बंद हो गया है, तो इसी कारण से अभी सप्लाई चैलेंजेस हैं अभी भी। एंड हमारे हिसाब से ये रहेंगे अभी। इट इज गोइंग टू स्टे फॉर अनदर 12 to 15 months unless there is a huge opportunity which is arriving for existing auto ancillaries, और वो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बट अभी भी नया निवेश इस सेक्टर में चालू नहीं हुआ है, इसी कारण से सप्लाई चैलेंजेस रहेंगे। मेरा वही सवाल था सर, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत यही आ रही है कि नए इन्वेस्टमेंट्स इस सेक्टर में अभी लोग नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से सप्लाई चेन इश्यूज़ है और उसकी वजह से आप देख रहे हैं तरह ऑर्डर लोग बैकलॉग हो गया है और डिमांड भी बहुत बढ़ गई है बट सप्लाई नहीं उसके हिसाब से हो पा रही है। तो आप कह रहे हैं 12 महीने अभी और कम से कम लगेगा सर इस चीज़ को एड्रेस होने के लिए? हाँ, क्योंकि जब तक एक्चुअली जो पीपल हैव बर्न्ड देयर फिंगर्स इन द पास्ट, सो ऑब्वियसली हर आदमी बहुत कॉशियस है बिफोर नया इन्वेस्टमेंट कमिट करने के लिए। तो अभी भी कुछ टाइम लगेगा बिफोर ऑटो एंसिलरी स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग इनटू न्यू कैपेसिटी, एंड अंटिल दिस कैपेसिटी कम्स इन, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इस वक़्त आप कितनी कैपेसिटी पर रन कर रहे हैं? आपकी जो कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन है और इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ऑफ कोर्स ईवी के बारे में तो बताया, आप 100 करोड़ की बात की, बट उसके बियॉन्ड ओवरऑल बिज़नेस में कैपेक्स क्या लाइन्ड अप है? नहीं, हम लोगों ने इस साल जो FY 23 चल रहा है, करीबन 250 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। बट हम लोगों ने जो भी कैपेसिटी ऑगमेंट की है, बेसिकली ऑन वैल्यू इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। हम लोगों जो फोर्जिंग्स करते हैं उसको और वैल्यू एडिशन करने के तहत हम लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, और आगे भी जाके हम लोग वही फील्ड में कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। बट हम इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैपेसिटी है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग को लग रहा है अभी भी जो कैपेसिटी हमारे पास में है, अभी इट इज सफिशिएंट फॉर नेक्स्ट 2 years टू ग्रो इंटरनली रादर देन एक्सपेंडिंग द कैपेसिटी। फेयर इनफ, तो जो अभी इंटरनल ही अरेंजमेंट से आप एक्सपेंशन करेंगे और नया कैपेसिटी एडिशन की भी ज़रूरत नहीं है। 2 साल तक आप कह रहे हैं ये एड्रेस हो जाएगी सिचुएशन। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, हमसे आप जुड़े और हमें बताया किस तरीके के अपॉर्च्युनिटीज़ और चैलेंजेस हैं इस सेक्टर में 2023 के लिए।